तो यार भाई लोग कैसे हो सब। आज का हमारा ये जो वीडियो है ये हमारे चैनल का वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है, जिसमें हम हमारी एनिमे इंडस्ट्री में मैडहाउस की जर्नी को डिस्कस करेंगे। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही बढ़िया केस स्टडी वीडियो होने वाला है। असल में यहाँ पे जो मैडहाउस है उसकी जो जर्नी है एनिमे इंडस्ट्री में वो काफ़ी बढ़िया और इनक्रेडिबल रही है, क्योंकि जो उसकी शुरुआत थी वो काफ़ी हम्बल थी। अपने पीक टाइम में मैडहाउस स्टूडियो ने काफ़ी ऊंची बुलंदियों को छुआ, लेकिन आज सैड टू से वो एक बैंकरप्सी की कगार पे आ गया। आज की हमारी इस वीडियो में हम इन सारे किस्सों को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे वी विल डाइव इनटू द हिस्ट्री, अचीवमेंट्स एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय दिस आइकॉनिक स्टूडियो। बीइंग एनिमे फैंस, मैडहाउस ने हमें हर तरह के एनिमेस एंड हर जॉनरा के एनिमेस से रूबरू करवाया है, चाहे वो थ्रिलिंग एनिमे डेथ नोट हो, चाहे वो एक्शन पैक्ड एनिमे हंटर हंटर हो, या फिर वो सबसे हिलेरियस एनिमे वन पंच मैन हो। मैडहाउस स्टूडियो ने हमें एंटरटेन करने में ज़रा भी कसर नहीं छोड़ी। लेकिन एनिमे इंडस्ट्री एंड एनिमे फैंस के लिए इतना सब कुछ करने के बाद भी आज की तारीख में जो मैडहाउस है वो बैंकरप्सी की कगार पे आके खड़ा हो गया है। और इसी वजह से वी आर हियर टू एक्सप्लोर द जर्नी ऑफ मैडहाउस, अ स्टूडियो दैट स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, अचीव्ड रिमार्केबल माइलस्टोन and at one point stood on the edge of financial collapse. यहाँ पे हमारी जो ये कहानी है वो अर्ली 1970s से स्टार्ट होती है, जब मैडहाउस को मसाओ मारुयामा एंड ओसा डेजाकी ने फॉर्म किया था। और यहाँ पे ये बात काफ़ी ज़्यादा लाजमी है कि बीइंग इंडिविजुअल्स, आप जब भी किसी कंपनी को फॉर्म करते हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, तो आप काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करते हो, स्पेशली इन सच अ कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री लाइक एनिमेस। ठीक वैसा ही यहाँ पे मैडहाउस के फाउंडर्स के साथ भी हुआ। उन्होंने काफ़ी सारे क्रिएटिव हर्डल्स को भी फेस किया, साथ में काफ़ी सारे हार्श ट्रूथ्स को भी फेस किया ऑफ एनिमे इंडस्ट्री। उन दोनों ने हर तरह के एनिमे कन्वेंशंस एंड इंडस्ट्री इवेंट्स को अटेंड किया, क्योंकि वो चाहते थे अपना नाम बनाना, और वो लोग करते भी किया। ये वो समय था जब एनिमे इंडस्ट्री नई नई ब्लो अप होना स्टार्ट हुई थी, और कमॉन यार, इस समय तक तो ड्रैगन बॉल भी नहीं आया था। और ऐसा ही करते करते मैडहाउस ने अपने एनिमेशंस की बाउंड्रीज को पुश करना स्टार्ट किया एंड दे क्रिएटेड सम ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एनिमेस एवर। हालांकि ये जो सारे एनिमेस थे, इन्होंने उस समय मैडहाउस की पॉपुलैरिटी को गेन करने में इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं करी, बट ये एनिमेस आगे जाके वजह बने मैडहाउस की पॉपुलैरिटी की। जो 1990s का डेकेड था वो मैडहाउस के लिए सबसे बढ़िया डेकेड साबित हुआ, और उस दौरान उसने सबसे बढ़िया एनिमेस निकाले। अपने 90s के डेकेड में मैडहाउस ने जितने भी प्रोजेक्ट्स को ऑप्ट किया, उनके थ्रू उसने स्टोरी टेलिंग की बाउंड्रीज को तो पुश किया ही किया, लेकिन उसके साथ ही एनिमे इंडस्ट्री में बहुत ही लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ा। द स्टूडियो's ability to adopt to various genres and storytelling styles set them apart, making them a powerhouse in the anime world. असल में यहाँ पे मैडहाउस ने अपने एनिमेस को क्रिएट करने में पूरी दिलो जान लगा दी, और वो जब भी अपने एनिमेस को क्रिएट करता था तो उनमें जो इनोवेशन और क्वालिटी है वो टॉप नॉच होती थी। लेकिन भले ही मैडहाउस एनिमे इंडस्ट्री में 90s के वक्त काफ़ी धूम मचा रहा था, लेकिन 21st सेंचुरी आते आते उसका ये जो तख्ता है वो पलटने वाला था, और उसे खुद भी नहीं पता था कैसे और क्यों। यहाँ पे जो 21st सेंचुरी की शुरुआत है वो भी मैडहाउस के लिए काफ़ी बढ़िया होती है, क्योंकि ऐसा होने पे वो काफ़ी सारे ग्लोबल प्रोजेक्ट्स को उठा के अपने लिए एक इंटरनेशनल रेपुटेशन क्रिएट करता है। और यहाँ पे ये जितने भी ग्लोबल प्रोजेक्ट्स थे ये सिर्फ कोलैबोरेशन नहीं थे, ये एनिमे इंडस्ट्री का रिवॉल्यूशन था जिसे मैडहाउस ने लीड किया। और जो मैडहाउस है वो इन सारी चीज़ों को इसी वजह से पॉसिबल करवा पाया, क्योंकि वो अपने इनोवेशंस की वजह से हर बार इंटरनेशनल मार्केट में तूफान ले आता। लेकिन जब मैडहाउस के साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो पीछे ही पीछे जो मैडहाउस है वो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहा था ड्यू टू प्रोडक्शन कॉस्ट, चेंजिंग इंडस्ट्री लैंडस्केप एंड कॉम्पिटिशन फ्रॉम न्यू स्टूडियोज़। और ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि उस समय की जो जापानीज़ एनिमे इंडस्ट्री थी वो काफ़ी डायनामिकली चेंज हो रही थी, और जो शेड्यूल है वो बहुत डिमांडिंग होते जा रहे थे। लेकिन जब मैडहाउस के साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी, उसी वक्त जो मैडहाउस है वो अपने प्राइम एनिमेस को प्रोड्यूस कर रहा था। मैडहाउस के जो क्रिएटर्स हैं वो काफ़ी कंसिस्टेंसी के साथ और काफ़ी बढ़िया तरीके से एनिमेस पे काम कर रहे थे। असल में जो मैडहाउस है वो सिर्फ एक स्टूडियो नहीं है, वो एक तरह से एक एनिमे इंडस्ट्री का रिवॉल्यूशन है, वो एक तरह से एनिमे इंडस्ट्री का पूरा एरा है, क्योंकि जो मैडहाउस है वो एनिमे इंडस्ट्री के बॉर्डर शिफ्ट्स एंड चैलेंजेस को रिप्रेजेंट करता है एट लार्ज। फिर साल 2011 में हमारी कहानी में मापा स्टूडियोज की एंट्री होती है, जो कि एक तरह से मैडहाउस की वजह से ही इंडस्ट्री में आया, क्योंकि मैडहाउस के फॉर्मर एम्प्लॉयज़ ने इसे फॉर्म किया था, और उसका फॉर्मर फाउंडर मसाओ मारुयामा भी इसका हिस्सा था।
एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये बिजनेस वर्ल्ड का दस्तूर है कि एक कंपनी हमेशा ह्यूमंस के साथ ही चालू होती है, लेकिन जब वो ह्यूमंस कंपनी को छोड़ के चले जाते हैं तब भी वो कंपनी बंद नहीं होती अनलेस इट गोस टू बैंक्रप्सी। और तो और यहाँ पे मापा का क्रिएट होना मैड हाउस के लिए एक वरदान साबित होता है, और जो मापा होता है वो मैड हाउस की ही लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करता है। एंड अपने एस्टेब्लिशमेंट के बाद जो मापा है वो अपनी क्रिएटिव लिबर्टी को तो आगे प्रेजेंट करता ही है बाय प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ पॉपुलर एंड ऑसम एनिमेस। लेकिन इसके साथ ही साथ ड्यू टू इट्स डायरेक्ट रिलेशंस विद मैड हाउस, जो मापा है वो उसके लिए एक लाइफ लाइन की तरह उभर के आता है और उसके प्रोजेक्ट्स एंड उसके स्टाफ की बहुत हेल्प करता है। द पार्टनरशिप बिटवीन मैड हाउस एंड मापा वॉज अ टेस्टामेंट टू द रेजिलियंस ऑफ बोथ द स्टूडियोज एंड इट अलाउड मैड हाउस कि वो इंडस्ट्री में बहुत बड़ा तूफान ला सकें। चाहे आप कितने भी बड़े चारागर क्यों ना हो, बट इफ समवन इज अबाउट टू डाई देन मे बी यू कैन नॉट सेव देम अगर आपके हाथ में नहीं है। ठीक ऐसा ही मैड हाउस के साथ हुआ। वो मापा की कांस्टेंट हेल्प के बाद भी पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाया। हालांकि जो मैड हाउस है वो आज की तारीख में भी एग्जिस्ट ज़रूर करता है, लेकिन जो उसके एम्प्लॉयज़ थे बढ़िया वो मापास एंड ऐसे ही डिफरेंट स्टूडियोज़ में स्कैटर हो गए हैं एंड उसका जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया है। बीइंग एनिमे फैंस ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम मैड हाउस को उसके प्रोड्यूस करे हुए एनिमेस की वजह से प्यार करना बंद कर दें, बट इस चीज़ को भी नकारा नहीं जा सकता कि जो मैड हाउस है वो काफ़ी सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस के थ्रू गुजरा है। जो मैड हाउस है वो आज की तारीख में भी काफ़ी ठीक क्वालिटी के एनिमेस को प्रोड्यूस कर लेता है, बट उसमें वो बात नहीं रही जो हुआ करती थी। खैर ये बात सुनने के लिए ज़रूर आई है दैट जो मैड हाउस है वो अपने एनिमेस की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करना स्टार्ट करेगा फ्रॉम 2023। पर यहाँ पे मुझे लगता है कि कंपटीशन वाइज एआई को यूज़ ना करना नुकसान ज़रूर हो सकता है, पर यूज़ करना फ़ायदा नहीं देगा, क्योंकि जो बाकी स्टूडियोज़ हैं वो भी तो एआई का यूज़ कर ही सकते हैं ना, और करते भी हैं। सो इन कंक्लूजन मैड हाउस की एनिमे इंडस्ट्री में इस जर्नी में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं, बट ऐसा कोई भी बिजनेस इंस्टीट्यूशन नहीं होगा जिसकी जर्नी में अप्स एंड डाउन्स नहीं आते। और ये भी इसका मतलब नहीं है कि जो मैड हाउस है वो वापस से रिकवर नहीं कर सकता। हम ये चीज़ बिल्कुल नहीं भूल सकते दैट मैड हाउस ने अपनी इस क्रिएटिव जर्नी में काफ़ी बार अपनी एनिमेशंस की बाउंड्रीज़ को पुश किया है और हमें काफ़ी सारे अनफॉरगेटेबल स्टोरीज एंड कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस करवाया है। The influence of Madhouse extends far beyond the studio itself. It has contributed to the very fiber of anime culture and storytelling. And इसके पहले हम मैड हाउस के इस वीडियो को समाप्त करें ऑन अ पॉजिटिव नोट, हम मैड हाउस के कुछ बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसको सुन के आपको मज़ा आ जाएगा। फैक्ट नंबर 1, मैड हाउस ने अपनी एनिमे फिल्म परफेक्ट ब्लू को बनाने के लिए लेजेंडरी राइटर सतोशी कुन के साथ कोलैबोरेट किया था, टर्निंग इट इनटू अ मास्टरपीस। और अगर आज भी साइकोलॉजिकल थ्रिलर एनिमेस पर डिस्कशन होता है तो जो परफेक्ट ब्लू है वो सबसे ऊपर आती है श्योरली। फैक्ट नंबर 2, जापान में मैड हाउस ऐसा पहला स्टूडियो बना जिसने अपने एक एनिमे के थ्रू अकेडमी अवार्ड इन द बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म कैटेगरी जीता। एंड ऐसा होने के बाद ही मैड हाउस को ग्लोबल लेवल पे सबसे बढ़िया रिकग्निशन मिली थी। फैक्ट नंबर 3, 2011 में मैड हाउस ने हंटर हंटर एनिमे को प्रोड्यूस करके शोनेन एनिमे जॉनरा की बाउंड्रीज को पुश कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे मैड हाउस ने एनिमे के कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, इंट्रिकेट प्लॉट एंड सबसे बढ़िया एनिमेशंस के थ्रू सबको ये साबित कर दिया था कि एक जो शोनेन एनिमे होता है वो एक्शन पैक्ड होने के साथ ही साथ इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग हो सकता है। फैक्ट नंबर 4, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वन पंच एनिमे को एनिमेट करने का काम मैड हाउस ने किया था और बाद में उसे अडैप्ट करने का काम जेसी स्टाफ ने किया था, टर्निंग द वन पंच मैन एनिमे इनटू अ गॉडडैम ग्लोबल फिनोमेना। एंड वन पंच एनिमे के थ्रू भी मैड हाउस ने एनिमे के सुपर हीरो जॉनरा को भी पूरी तरह से पुश करके रख दिया। और वन पंच मैन जिस समय आया था तो हम सब जानते हैं कि हम सारे लोग उसे कितना ही पसंद करते थे, और हम आज भी उसे पसंद करते हैं क्योंकि वो कुछ ऐसी चीज़ थी जो कि हमने कभी नहीं देखी थी। तो भाई ये थे हमारे कुछ मैड हाउस से रिलेटेड फैक्ट्स, और अगर आप लोग एनिमे इंडस्ट्री के ऐसे ही बढ़िया बढ़िया फैक्ट्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप लोग ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को हमारा मैड हाउस की इस जर्नी को एनालाइज करना पसंद आया है तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को हमारा मुजान के कैरेक्टर का एनालिसिस वीडियो भी पसंद आएगा ही आएगा, तो आप जाके उसे ज़रूर देखिएगा।